तुम किसी के हो गए तो मैं फना हो जाऊंगा, बस किताबों में लिखा एक फलसफा हो वाह जाऊंगा। क्या बात है। गर जुदा रब ने किया तो कुछ नहीं बोलूंगा, पर गर जुदा रब ने किया तो कुछ नहीं बोलूंगा, पर जो जमाने ने किया तो जलजला हो जाऊंगा। तुम किसी के हो गए तो मैं फना हो जाऊंगा। इसका एक और क्या बात है सर, आखिरी शेर है इसका। बहुत सुंदर। और आप आखिरी शेर सुनाइए। क्योंकि शेर तो कई हैं, बस एक शेर जिसके लिए मैंने पूरी गजल कही थी। अच्छा। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शुभ। मेरे साथ आज जो शख्स बैठे हैं शायद ये परिचय के मोहताज नहीं हैं। कविता की दुनिया से लेकर राजनीति की गलियारों में हर कोई इन्हें जानता होगा। इनका नाम है श्री गोपाल पाठक। सर, स्वागत है आपका समाचार इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एक विद्यार्थी से कवि होना और कवि से फिर राजनेता होना, क्या कुछ रहा इसके बीच? सबसे पहले तो समाचार इंडिया के सभी दर्शकों के लिए मेरा नमस्कार। और विद्यार्थी जब मैं जिन दिनों में था, उन दिनों में कविता की ऐसी शौक चढ़ी मुझे, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस समय। तो इंजीनियरिंग के साथ साथ जब शाम को पढ़ता था तो अक्सर कॉपी खोल के बैठ जाता था, लेकिन बहुत रात तक नींद नहीं आती थी। तो फिर मन में ऐसे भाव उतरने लगे और वो कविता के रूप में जन्म लेने लगे। शुरू में तो बहुत सारी ऐसी कविताएं मैंने लिखी जो न जाने कूड़े के साथ चली गई, रद्दी में बिक गई। लेकिन बहुत समय बाद मुझे ये पता चला कि नहीं, जब मैंने कई मित्रों को सुनाई, कॉलेज में परफॉर्म किया तो लोगों को बड़ा पसंद आई। फिर उसके बाद में मैंने प्रॉपर कविताएं लिखनी शुरू कर दी। और 2015 से मैंने कविता का सफ़र शुरू किया और 2021 में भारतीय जनता पार्टी में मुझे मेरी शुरुआत हुई, जिला सह संयोजक भाजपा। उसके बाद टीवी पैनलिस्ट, मैंने बहुत सारे चैनलों पे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि एक पार्टी जो भारत के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम कर रही है, विकास की बात कर रही है, शिक्षा संस्कृति को साथ लेकर चल रही है, तो ऐसी पार्टी के लिए काम करना सौभाग्य की बात है। और आप देख रहे हैं मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए पूरे विश्व का भ्रमण किया है। और आज देखिए रसिया यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, पूरी दुनिया मोदी जी की तरफ देख रही है। तो वो इतने बड़ा जो नेतृत्व करने वाला हो, जिसकी तरफ पूरी दुनिया देख रही हो, ऐसे नेतृत्व के नीचे काम करने का अगर मौका मिले, अवसर मिले, तो कोई भी व्यक्ति इससे नहीं चूकना चाहेगा। मुझे लगता है कि इंसान कवि बनता नहीं है, कवि हो जाता है। हाँ, ये बात आपकी सही है। कभी देखिए, पहचान आपको कितने समय में होती है ये बात का विषय है, लेकिन सच ये है कि कभी कोई बन नहीं सकता, ये रेडीमेड होता है। अच्छा। गॉड गिफ्ट होता है। और जब वो जो कवि है, जब उसके भाव प्रकट होने लगते हैं, जब वो लिखने लगता है, तो उसे पता चलता है अच्छा मैं कवि हूँ। क्योंकि अब जो बच्चा तुरंत जन्म हुआ है, अब वो ऐसा तो नहीं है कि रोएगा तो शायद कविताओं में रोएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब उसको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं कविता लिख सकता हूँ, क्योंकि एक गॉड गिफ्ट है। कोई सोचे एक उम्र के बाद मैं कविता लिखना शुरू करूँ, तो वो जोड़ तोड़ कर सकता है। शब्दों के साथ कहीं से चुरा के ला सकता है, किसी की कविता में कहीं से कुछ जोड़ तोड़ कर सकता है, लेकिन भाव उतरेंगे नहीं। एक कवि जो होता है वो जन्मजात हो सकता है। जब मैंने पहली बार आपको अपनी कविता सुनाई थी, तो इसलिए मैंने पहले बोल दिया था कि सर मैं एक कवि नहीं हूँ, क्योंकि उस समय एक शुरुआती दौर था मेरे कविता लिखने का। तो आपकी एक किताब आई है कि मैं फ़ना हो जाऊँगा, तो ये मैंने काफ़ी सुनी है और काफ़ी अच्छी लगती है। तुम किसी के हो गए तो मैं फ़ना हो जाऊँगा, लिखने का ख्याल कब आया सर? ये मेरी फेवरेट है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अरे भाई, सौरभ को आप देख रहे हो, सौरभ को मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी है। उसे पता भी है कब किताब आई है, उसे ये भी पता है कि जो गज़ल है, तुम किसी के हो गए तो मैं फ़ना हो जाऊँगा, मुझसे ज़्यादा जानकारी उसे है। मैं आज बड़ा हैरान हूँ इस बात से कि एक भी
बाहर मुझसे ये नहीं पूछा कि आपकी कौन कौन सी किताबें हैं, सारी जानकारी है। देखिए मैंने जब मैं फ़ना हो जाऊंगा, जब मैं 2017 में कुछ ऐसे ही एक कहानी हो गई थी जीवन में। तो आप जानते हो जब आप किसी से अटैच्ड होते हैं तो विरह भी उसका एक पुरस्कार है जो आपको मिलता है, और मुझे भी वो मेरे जीवन में मिला। अच्छा। तो मुझे याद है अभी तक, मैं अन्ना जी का उसमें शायद आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन चल रहा था। तो मैं दिल्ली गया हुआ था, होटल में रुका हुआ था, तो काफ़ी अकेला था, और पता नहीं फिर ऐसी कौन सी एक भावदशा उत्पन्न हुई कि ये गज़ल निकल आई और पूरे भारत में इसको सुना गया, देखा गया, और बड़ा पहचान मिली। और तुम्हें तो वाकई बहुत पसंद है और दर्शकों को भी पसंद आएगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। एक बार उसे ज़रूर पढ़ें। मैं एक बार आप सुनाना चाहेंगे एक गज़ल हमारे दर्शकों को? जी अरे बिल्कुल, आप दर्शकों के लिए क्यों नहीं। इस गज़ल के मैं एक मतला और 2 शेर इसके मैं सुनाना चाहूँगा। तुम किसी के हो गए तो मैं फना हो जाऊंगा, बस किताबों में लिखा एक फलसफा हो जाऊंगा। क्या बात है। गर जुदा रब ने किया तो कुछ नहीं बोलूँगा, पर गर जुदा रब ने किया तो कुछ नहीं बोलूँगा, पर जो ज़माने ने किया तो ज़लज़ला हो जाऊँगा। तुम किसी के हो गए तो मैं फना हो जाऊँगा। इसका एक और क्या बात है सर, बहुत सुंदर। और आप आखिरी शेर सुनाइए। क्योंकि शेर तो कई हैं, बस एक शेर जिसके लिए मैंने पूरी गज़ल कही थी। अच्छा। आज भी मेरी वफा की कसमें खाता है जहां, आज भी मेरी वफा की कसमें खाता है जहां, बस तेरे कहने से क्या मैं बेवफा हो जाऊंगा। तुम किसी के हो गए तो मैं फना हो जाऊंगा। बहुत शुक्रिया सुनाने के लिए, और हमारे दर्शक भी कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर सकते हैं। मैंने सुना था कि जो शायर होते हैं, जो कवि होते हैं, वो दिल टूटे होते हैं। आज मैंने देख भी लिया। तो मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कविता की दुनिया में आने पर जब आपने बहुत से कवियों को सुना होगा, बहुत से कवित्रियों को जाना होगा, आपके फेवरेट कवि कौन है जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हो या जिनसे आप बहुत कुछ सीखे हो? देखिए अगर बात शायरी की जाए, मैंने कई सारे शायरों को पढ़ा है जिनमें आदम गोंड भी हैं, आपके अनवर जलालपुरी हैं, या आपने बहुत नाम सुना होगा बशीर बद्र साहब का। अच्छा। अगर गज़ल की बात की जाए तो मैं बशीर बद्र साहब को मैंने बहुत पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके सारे शेर, बहुत गज़ब के शेर लिखते थे। और फ़िलहाल में अभी तो वो जीवित हैं, लेकिन यह है कि वो बोल नहीं सकते, लेकिन उनके शेरों को पढ़ना, कहते हैं कि भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, दिल ने दुनिया से दोस्ती कर ली, तो मोहब्बत को खेल कहते हो, हमने तो बर्बाद ज़िंदगी कर ली। क्या बात है। और अगर कविता की बात की जाए, आधुनिक कविता की अगर बात करी जाए, तो मैंने डॉक्टर कुमार विश्वासी को बहुत सुना, जैसे कि सब लोग सुनते हैं, मैंने भी उनको बहुत सुना। और अच्छा अगर कोई वास्तव में आज के समय में अगर जिनको पढ़ने में आनंद आता है, जिनको बार बार पढ़ने का मन करता है, ज्ञान प्रकाश आकुल हमारे तराई क्षेत्र से हैं और लखीमपुर खीरी से, बहुत अच्छा लिखते हैं। और उनको पढ़ना, क्या गीत लिखते हैं, उनके भाव और शब्द चयन कि बस मैं समझता हूँ कि आज के समय में अगर कोई वास्तव में गीत लिखना चाहता है तो उसे ज्ञान प्रकाश आकुल को पढ़ना चाहिए। चलिए बिल्कुल। मैं आपसे एक ये सवाल पूछना चाहूँगा, फेवरेट कवि तो हो गए, अब राजनेता बन रहे, तो फेवरेट राजनेता के बारे में भी दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए इसमें तो पूछने की बात ही नहीं है, जैसे कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ और
माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, इनसे अच्छा राजनेता भारत भर में शायद न भूतो न भविष्यति। अच्छा। अगर मोदी जी की बात करें तो आप देखें, जिन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, जिन्होंने कभी ढंग से कई छुट्टियां नहीं काटी, कभी आराम नहीं किया, केवल देश के लिए अनवरत जो सतत प्रयास कर रहे हैं, ऐसे मोदी जी के सिवा आइडियल कौन हो सकता है। अच्छा, एक सवाल अनायास ही मन में आता है कि भाजपा ही क्यों? भाजपा इसलिए कि मोदी जी हैं और योगी जी हैं, देखिए, या फिर कुछ आइडियोलॉजी, कुछ विचारधारा भी मिलती है, या कोई बैकग्राउंड रहा हो पॉलिटिकल? देखिए सौरभ, सच बात तो यह है कि हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, और हमारी जो परिवार में हमारे पिताजी केवल एक फार्मर हैं और उन्होंने कभी राजनीति की ABCD नहीं देखी। देखिए, जहाँ बात है कि भाजपा ने जिस तरह से काम किया है देश के लिए, देखिए जब हमारे देश में परमाणु बम तो बन गया था लेकिन परीक्षण नहीं कर पा रहे थे, पूरी दुनिया दबाव लगाई हुई थी हम पर, पाकिस्तान ने बना लिया था, तो उसका परीक्षण करने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका पोखरण में टेस्ट कराया। उसके बाद में जो नीतियां कांग्रेस की रहीं 70 साल में, जो बार बार कहा जाता है 65 साल 70 साल में, देश को वो गति नहीं मिल सकी जो आप पिछले 10 सालों में देख रहे हैं। जैसे कि जब से मोदी जी आए हैं, देश के अंदर रोजगार भी बढ़ा है, देश के अंदर विकास भी हुआ है, और पूरी दुनिया में भारत की जो छवि गई है, भारत क्वाड का भी मेंबर है, भारत जो अमेरिका का एक महत्वपूर्ण अलाई है, साथ ही साथ रसिया से तो हमारे पुराने संबंध हैं, तेल भी खरीद रहा है, अमेरिका से भी मित्रता है, यूक्रेन को भी समझा रहा है, गल्फ कंट्रीज़ में भी भारत का प्रभाव बढ़ा है। आप देखें पूरे विश्व में कोई देश ऐसा होगा जो भारत के आगे ना झुकता हो। पाकिस्तान को छोड़ दें अगर, क्योंकि वो तो कुत्ते की दुम है, वो तो कभी सीधी नहीं होने वाली है। फिलहाल में आप देखें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डूब रही है, किसी की 2% है, किसी की 3% है भारत की अर्थव्यवस्था। अच्छा, पाकिस्तान से याद आया कि ऐसा कहते हैं कि भाजपा वाले से अगर कुछ पूछो तो वो पाकिस्तान पे चले जाते हैं। मैंने इतनी देर से आपके साथ बैठा हूँ, आप बताइए, पाकिस्तान का केवल एक बार जिक्र आया जब इंटरनेशनल बात हो रही थी, तो पाकिस्तान भी अछूता नहीं रह सकता, हमारा हमसाया मुल्क है, देश है, तो इसलिए पाकिस्तान का चर्चा। मैं ये पूछ रहा था कि भविष्य में चुनाव लड़ेंगे क्या, अगर मौका मिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, चुनाव लड़ने का तो मेरा कोई इरादा नहीं है। अच्छा। क्योंकि चुनाव असल में मैं कवि हूँ, जन्मजात कवि हूँ भाई, तो असल में कविता थोड़ा सा उसके आड़े आ जाती है, क्योंकि कविता के लिए समय चाहिए और राजनीति के लिए दोनों अलग क्षेत्र हो जाते हैं। बस यह है कि एक छोटे कार्यकर्ता की तरह जो मुझे काम मिला है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने में मुझे मज़ा आता है, और यही मैं आगे जारी रखना चाहता हूँ। राजनीति में चुनाव लड़ने में कोई मेरी दिलचस्पी नहीं है। अच्छा। एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि कवि बनना कठिन है या राजनेता बनना कठिन है? देखिए, इसका उत्तर थोड़ी देर पहले तुम खुद दे रहे थे। कवि बनना ही नहीं जा सकता, कवि तो बना हुआ होता है, राजनेता बना जाता है। तो कवि बनना कठिन है या सरल है, ये तो इसका उत्तर ही असंभव है, क्योंकि जो बन के ही पैदा हुआ है वही हो सकता है, कोई अलग से तो नहीं। मतलब कवि राजनेता से बड़ा होता है, आपके कहने का मतलब है? देखिए, दोनों के अपने क्षेत्र हैं और दोनों की अपनी स्थिति है। कविता और राजनीति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि हमारा कि कोई भी मुल्क हो, कोई भी देश हो, कोई भी शासन प्रणाली हो, वो एक तंत्र से चलती है। हमने उसको राजनीति कह रखा है। जहाँ भी लोकतंत्र हैं, पूरी दुनिया में लोकतंत्र हैं, कुछ राजतंत्रों को छोड़ के, जहाँ राजतंत्र है वहाँ पर भी राजनीति होती है, तो पहले से होती आई है, तो ऐसा नहीं है। और जो हमारा साहित्य है वो आईना दिखाता है राजनीति के लिए, तो ये कहना दोनों की कंपेयरिंग नहीं की जा सकती। दोनों के अलग क्षेत्र हैं। जरूरी नहीं है कि जो एक कवि हो वो अच्छा राजनेता हो, या जो राजनेता हो वो एक कवि भी हो, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों का काम कम है, कि कवि महत्वपूर्ण है या नेता महत्वपूर्ण है। ठीक है। चूँकि आप श्रृंगार के कवि हैं, श्रृंगार की काफ़ी कविताएं लिखे हैं, लव लाइफ से जुड़ी कोई बात जो दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? क्योंकि आज का जो यूथ है वो थोड़ा सा लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा हाइप में रहता है, कभी कभी बहुत बेचैन हो जाता है, प्रेमिका छोड़ के चली गई, नया नया प्यार शुरू हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई किस्सा हो तो आप बता दीजिए, या फिर कुछ। हाँ, बिल्कुल। बहुत छोटी सी एक बात कहूँगा। देखो,
मेरी भी 26 साल उम्र हुई है और मैंने 26 ईयर में, लेकिन कभी जो होता है ना अपनी उम्र से दुगनी उम्र का तजुर्बा रखता है। तो मैंने भी एक तजुर्बा मेरा जो हुआ है कि हम अगर किसी के लिए हमारे एक शायर हैं अकील नुमानी जी, बड़ा अच्छी शायरी करते हैं, वो देश विदेशों में जाते हैं। उनका एक शेर बड़ा अच्छा लगता है कि लबों पर ना आए तो कागज़ पर लिख लिया जाए, किसी ख्याल को क्यों मायूस किया जाए, किसी के लिए मरने या मारने में क्या मज़ा, मज़ा तो तब है जब उसके लिए जिया जाए। क्या बात है। तो जीना, अगर आप जीवित नहीं हैं, आपने सुसाइड कर लिया, किसी को मार दिया, मारेंगे तो आप जेल जाएंगे, सुसाइड कर ली तो आप ख़त्म हो गए। तब फ़ायदा है कि आप जीवित रहें और जिसने आपको छोड़ा है वो आपको देखे आपने क्या अपने जीवन में किया है, या जो आपने जिसे छोड़ा है तो आप अपनी ज़िंदगी में कोई नई ज़िंदगी शुरुआत करें। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति, और बड़ा एक गीत था पुराने फिल्मों में हमने सुना होगा कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। तो ऐसा नहीं है, प्यार से भी ज़रूरी कई काम हैं, प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए। तो ज़िंदगी में और प्रेम की जहाँ बात है, मैं बड़ा एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि प्रेम ऐसा नहीं है कि किसी प्रेमिका से हो, प्रेम देश से भी होता है, प्रेम माता पिता, सबसे पहले तो माता पिता से प्रेम होना चाहिए, फिर अपने समाज से होना चाहिए, फिर अपने देश से होना चाहिए, परिवार से होना चाहिए। तो प्रेम के लिए जो अभी अपनी अपनी जो विभिन्न धारावाहिकों में या फिल्मों में जिस तरह से प्रेम दिखाया जाता है, असल में ये प्रेम नहीं है। अच्छा। हम कविता लिख रहे हैं, रात रात भर जगते हैं, ये कविता के प्रति प्रेम है। हम तो पलट के नहीं कहते कि कविता हमसे प्रेम करे, बहुत पूरी रात गुजर जाती है, कई बार कविता नहीं उतरती है, इसकी तो कोई शिकायत नहीं होती कि नहीं था सब, तुम उतर के आओ, तुम नहीं उतरी, तुम बेवफा हो, ये नहीं है। कविता जब आप किसी से प्रेम करते हैं, सीधी सी बात है, बड़ा अच्छी बात शास्त्र कहते हैं कि प्रेम वो है जहाँ देने की चाह, जहाँ लेने की चाह हो, पलट कर कुछ लेने की ज़रूरत आपकी इच्छा हो। जहाँ चाह है ना वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ पर वासना है। प्रेम क्या है? देने की इच्छा, हम क्या दे सकते हैं उसके लिए, वासना वो है कि क्या ले सकते हैं। तो बस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी देख रहे हैं, और लव लाइफ से सब गुजरते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, सबको प्रेम करने का हक है, अधिकार और होना भी चाहिए। उम्र का ये इस उम्र में आके ऐसा होता भी है, लेकिन ये हमेशा याद रखें कि प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए। कवि कल्पनाओं से ओतप्रोत होता है, राजनेता? देखिए, राजनेता भी कल्पनाएं करते हैं और बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं। अगर कल्पना ना होती तो देश को आज़ाद गांधी जी कैसे करा पाते, तमाम हमारे जो क्रांतिकारी थे वो कैसे फांसी पे चढ़ जाते। कल्पना तो सबने की, संकल्पना तो सबने की। संकल्पना यदि ना हो, आप सोचिए एक प्रोजेक्ट, मान लीजिए एयरपोर्ट बनना है, तो एयरपोर्ट की पहले तो कल्पना ही करनी पड़ेगी, उसकी नींव डालनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, जो राजनेता होता है वो भी कल्पना करता है अपने देश के लिए, वो बड़े लेवल पर सोचता है, क्योंकि उसके पास में शक्ति होती है, ताकत होती है, उसके कंधों पर जिम्मेदारी होती है कि वो जहाँ पर जिस पद पर वो है उसे अपने जो भी उसको एरिया मिला है, वो एमपी है, एमएलए है, विधायक है, मंत्री है, सांसद है, तो उसको जो क्षेत्र है पर्टिकुलर, उसे उसका ध्यान रहता है। वो उसकी कल्पनाएं करता है कि मैं इसमें कैसे रोड निकलवा सकता हूँ, कहाँ स्कूल कर सकता हूँ, या कितना कुछ नया डेवलपमेंट में कर सकता हूँ, या कैसे हमारा समाज अच्छा हो सकता है। तो वो भी कल्पनाएं करता है और कभी भी अपनी कल्पनाएं करता है। और बस यह है कि वो अपने क्षेत्र की करते हैं, उनकी भी महत्वपूर्ण है, और कवि की तो साफ है ही। आगे चल के अगर हमें आपको जानना हो तो हम आपको एक कवि के रूप में जानेंगे या फिर एक नेता के रूप में, दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो? देखिए, दोनों में से चुनने की जहाँ बात आती है तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि मैं कवि होना पसंद करूँगा, क्योंकि असल में मैं भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उससे प्रभावित हूँ और उसके साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कविता से कोई समझौता कर लूँगा। जहाँ कविता की बात आएगी वहाँ मैं कविता के खेमे में खड़ा होऊंगा, ना कि राजनीति के। मैं अपने आप को कवि कहलाना पसंद करूँ। चलिए, मैं एक चीज़ दर्शकों को बता दूं कि हम कोविड से कई महीनों कोविड का जो समय था, जो बुरा दौर था, हम उससे गुजरे हैं। मैंने इनको देखा है, ये कोविड के समय काफ़ी एक्टिव थे, इनकी कुछ टीम थी और ये 4-5 लोग जो भी थे, इन्होंने काफ़ी मदद की, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, चाहे किसी भी मदद की बात हो। ये बस एक कॉल का इंतज़ार करते थे। इतना ही नहीं, ये अक्सर आपको डिबेट में दिखते होंगे,
टीवी चैनलों के। सर मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा कि अभी फिर से थोड़ा कोविड के केसेस आ रहे हैं, तो आप कुछ लोगों से अपील करना चाहेंगे? सौरभ, मैं आप दर्शकों को ये बता दूं कि सौरभ भी हमारी उस टीम का हिस्सा था और उसने भी बहुत मेहनत की थी। और जब कहीं पर भी ब्लड की बात आती थी या प्लाज्मा की बात आती थी, कहीं सिलेंडर की कमी होती थी, तो हम सब लोग मिलकर एक टीम थी और वो लोगों की मदद करते थे। लेकिन हमने एक अभियान और चलाया था, गांव-गांव जाकर हम बहुत सारे गाँव का हमने भ्रमण किया, जहाँ जाके लोगों की ऑक्सीजन का लेवल और उनका बुखार टेस्ट किया, ताकि अगर किसी को अगर ऐसी कोई बीमारी है तो समय से पहले, अगर ऑक्सीजन लेवल उसका गिर रहा है तो समय से पहले वो अपना इलाज करा ले। तो कोरोना एक बार पुनः लौट सा रहा है, बहुत सुनने में समय आ रहा है कि चीन में और अमेरिका में बुरा हाल है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम भारतीय लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाद में जागें। समय से पहले जाग लेना कोई बुरी बात नहीं है। ये कवि का तंज था या एक नेता के तौर पे तंज था? नहीं, मैं एक कवि की तरह कह रहा हूँ कि हम लोग थोड़ा देर से जागते हैं, तो हमें इससे थोड़ा उठना होगा और पहले ही जागना पड़ेगा कि हम मास्क लगाएं या जो भीड़ भाड़ी जगह हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बनाएं। और क्योंकि कोरोना को हम सबको हराना है और हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर मान लीजिए आपको लगता है मैं जिम्मेदारी उठा लूँगा, ये उठा लेंगे, तो ठीक है, हम अपनी तो सेफ्टी कर लेंगे, आप कैसे अपने आप को सेफ करेंगे? उन हज़ारों लोगों के बारे में हमें सोचना चाहिए जिन लोगों ने कोरोना में अपनी जान गंवा दी। तो ऐसी स्थिति पुनः ना आए, हम सब इसके लिए प्रतिबद्ध हों और इसे भगाने के लिए हम सब एक साथ इकट्ठे होकर काम करें। लोग आपको एक कवि के रूप में जानते हैं, एक टीवी पैनलिस्ट के रूप में जानते हैं, या एक सोशल वर्कर के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं आपको इन सबसे पहले एक अच्छे इंसान के रूप में जानता हूँ। चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता घर घर जाके बांटने की बात हो, या फिर वृक्षारोपण की बात हो, या इन्वायरमेंट डे पे कुछ जागरूकता करके कुछ जैसे भी अभियान आप लोग चलाते हैं उसकी बात हो। तो आप जो भी ये समाज में अभियान चलाते हैं, जो भी अवेयरनेस फैलाते हैं लोगों के बीच, तो ये किससे आप लोग प्रेरित रहते हैं और किस तरह का काम करते हैं? जैसे कि मैंने बहुत बार देखा है कि घर घर जाके आप भगवत गीता बांट रहे हैं या फिर वृक्ष लगा रहे हैं। जो भी अभियान है, इसमें कैसे बाकी लोगों से मदद मिलती है और इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? देखिए, बड़ा अच्छी बात आपने पूछी है कि हमने श्रीमद् भगवत गीता का वितरण किया था। लगभग हमने 5000 प्रतियों का वितरण किया था निःशुल्क। हमारे कवि सम्मेलन का हमारा एक आय का जरिया है। अच्छा। उसमें से जो हमको कमाई होती है, उसमें से एक बहुत बड़े हिस्से से हमने पुस्तकें खरीदी। हालांकि कई मित्रों ने उसमें डोनेट भी की। तो एक अभियान हमने चलाया संस्कृति के लिए। देखिए, आज के समय में देखिए, मैं एक टिप्पणी कर सकता हूँ लेकिन मैं उससे बचना चाहूँगा। आज के समय में भगवान श्री कृष्ण की जो पहचान है वो अलग रूप में हो रही है। असल में कृष्ण जी का जो दर्शन है वो श्रीमद् भगवत गीता है। अर्थात कृष्ण भगवान ने जो गीता कही वो पूरे विश्व में पढ़ी जाती है, हर भाषा में उपलब्ध है और बेस्ट सेलर रहती है। ये ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी में या हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कई जगह के विश्वविद्यालयों में गीता पढ़ाई जाती है। लेकिन हमारे भारत के जो लोग हैं वो गीता से किनारा करते हैं, गीता नहीं पढ़ते हैं। गीता असल में हमें जीना सिखाती है। भगवान कृष्ण उसमें साक्षी की बात करते हैं। अब वो गीता क्या है मैं डीपली नहीं कह सकता क्योंकि कम समय है, लेकिन आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि गीता ज़रूर पढ़ें। हम लोग इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं, संस्कृति के लिए काम करते हैं, या फिर गांव-गांव जाकर जो लोगों की हम सेवा करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि लोग जागरूक हों और जो गरीब तबके के लोग हैं, परेशान लोग हैं या जो अशिक्षित लोग हैं उन तक हमारी सेवा पहुंच सके और वो लोग जागरूक भी हो सकें। और मदद की बात है तो हम कुछ मित्र हैं जो एक साथ होकर ये सारे काम स्टार्ट करते हैं और हमें इस बात की खुशी है कि बहुत लोगों ने गीता को पढ़ा, अध्ययन किया और उन्होंने अपने जीवन में इसका बदलाव भी पाया। अच्छा, लोगों को आपके फेसबुक पेज से भी बहुत मदद मिलती है। मैंने जहाँ तक आपके पेज को देखा है काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है, वहाँ पे आप पोस्ट करते हैं तो लोग शेयर भी करते हैं। और सपोज अगर कहीं कोई भूला भटका है तो अपने घर से कोई बिछड़ गया तो वो अपने घर तक पहुँच भी जाते हैं।
हाँ, बहुत बार ऐसा तो होता आपके यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज से काफ़ी मदद मिलती है लोगों को। सोशल मीडिया पर आप कितना एक्टिव रहते हैं, मतलब सोशल मीडिया को आप कितना ज़रूरी समझते हैं? है। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं सौरभ। अगर आप कोई एक चीज़ ले लीजिए, कोई एक चीज़ ले लीजिए, उसकी अच्छाइयाँ भी होंगी और बुराइयाँ भी होंगी, दोनों होंगे। सोशल मीडिया आज के समय में बहुत आवश्यक है। अच्छा। अगर आपको कुछ कहना है, एक समय था कि अखबारों पर डिपेंड रहते थे, एक समय था कि मंचों की तलाश लोगों को रहती थी कि किसी ऊंचे मंच पर खड़े होकर अपनी बात कहें। आज सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप अपने दिल की कोई बात आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। कुछ भी आपके थॉट्स हैं या कोई आवश्यक बात है, किसी की कोई गुम हो गया है या किसी को कुछ ज़रूरत है, तो आप इस तरह की पोस्ट करके लोगों की मदद भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं और लोग करते भी हैं। तो सोशल मीडिया मैं समझता हूँ कि बहुत आवश्यक है, लेकिन लिमिटेड होनी चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे खासकर जो नए लड़के हैं, उनको ऐसा चस्का चढ़ा है कि वो पूरा दिन फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम और एक वो रील वाला चल गया है, तो वो उस पर लगातार लगे रहते हैं। देखिए, बुरी बात नहीं है सोशल मीडिया चलाना, लेकिन पूरी तरह उसमें रम जाना, जो सामने आपके लोग हैं उनको ना देखना, उनसे बात ना करना, बल्कि सोशल मीडिया पे हाय हेलो लोगों से करना, केवल दूर से बात करना, उतना अच्छा नहीं है जितना सामने बैठे लोगों से प्रेम से पेश आना ज़रूरी है। कहने का मतलब मेरा यही था कि लोग मिल कम रहे हैं, ठीक है। फैमिली में भी काफ़ी दूरियां बन जाती है सोशल मीडिया से। एक सवाल मैं थोड़ा सा चुनाव को लेके मैं पूछना चाहूँ। अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं गुजरात और हिमाचल के, कि गुजरात में तो भाजपा की बोली गुजी है, लेकिन हिमाचल थोड़ा सा खाली रह गया है। कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, गुजरात ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अच्छा। और गुजरात में जिस तरह से आप देखें कि सन 2000 से लगातार भारतीय जनता पार्टी काबिज हो रही है, एक बार फिर से पिछली बार से ज़्यादा सीट आई, उस पिछली बार से ज़्यादा वोट प्रतिशत है और वापसी की है। और अगर जहाँ बात हिमाचल की अगर बात की जाए तो देखिए, हिमाचल में एंटी इनकम्बेंसी थी। अच्छा। और लोगों को अच्छा, वहाँ का थोड़ा सा मिजाज भी रहा है, हर साल सरकार हर बार बदल जाती है वहाँ, तो इस बार हम भी उसके शिकार हो गए तो जीते, लेकिन इस बार फिर हार मिल गई। देखिए, जब आप जीतने की खुशी मनाते हैं तो हार भी आपको स्वीकार करनी चाहिए। जो कमियां रहीं उस पर भारतीय जनता पार्टी मंथन करेगी और पुनः चुनाव में उतरेगी। और जहाँ बात दिल्ली एमसीडी की जाए तो वहाँ पर बहुत कांटे की टक्कर रही। और देखिए, वहाँ रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी है, तो उससे हमारा मुकाबला था। और झूठ बोलने में तो आप जानते ही हैं, आदरणीय जी का तो कोई तोड़ नहीं है। तो झूठ के बहकावे में एक बार फिर से दिल्ली की जनता आ गई, और लेकिन फिर भी कांटे की टक्कर रही है बहुत।